आज का विषय है 3 गैप 3 जनरेशन। कई सालों के रिसर्च के बाद जो तथ्य और तत्व मिला है उसको आपके सामने शेयर करने के लिए आया हूं। 2020 से एक स्पेशल रिसर्च में और इन्वेस्टिगेशन में गए, बहुत बड़ी टीम के साथ जुड़े वर्ल्ड लेवल की, और इसके माध्यम से जो देखा परखा तो ऐसा लगा कि कुछ चेंज हो रहा है विश्व के अंदर, और इस चेंज को आम आदमी पकड़ नहीं पा रहे हैं, और यदि नहीं पकड़ पाएंगे तो वो किसी की पकड़ में जाएंगे, वो किसी की पकड़ में आ जाएंगे। यदि इसको नहीं पकड़ पाएंगे तो हमारे यहाँ परिवर्तन हमेशा इस विश्व का एक शाश्वत सिद्धांत है। इस दुनिया में शाश्वत क्या है? तो कि सिर्फ परिवर्तन शाश्वत है, और उस परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता है। मगर परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक शुभ होता है, एक अशुभ होता है। शुभ परिवर्तन स्वीकार्य है, पहले नंबर का पी, शुभ परिवर्तन स्वीकार्य। दूसरे नंबर का पी, पतन। पतन हमेशा अस्वीकार्य होता है। आप जिस लेवल पर हो, जिस अच्छी कंडीशन में हो, जिस स्टेटस पर हो, आप करोड़पति में से लाखपति बनते हो और कोई 1000 में से लाखपति बनता है, तो एक उत्थान कहा जाता है और एक को पतन कहा जाता है। एक फ्रेंड ने अपने फ्रेंड को कहा, यार मेरी शादी हुई और मैं करोड़पति हो गया। अभी ये नया नया जुड़ा हुआ था, इसको पता नहीं था, तो कि भाभी बहुत लक्षण वाली है, सौभाग्यशाली है तू कि तू करोड़पति हो गया। अरे सुन तो सही, मैं अरबपति था पहले। अरबपति में से करोड़पति होता है तो वो परिवर्तन अस्वीकार्य है, यानी कि अशुभ परिवर्तन अस्वीकार्य, शुभ परिवर्तन। पतन कहीं पर भी अस्वीकार्य होता है, पतन स्वीकार्य नहीं होता है, दूसरे नंबर में। और तीसरे नंबर में एक चीज है, जो चीज कभी भी स्वीकार्य तो नहीं होती है, अत्यंत अस्वीकार्य होती है, और वो है पागलपन। पागलपन का काम क्या है? पतन से भी डेंजरस, ज्यादा डेंजरस पागलपन है। परिवर्तन, शुभ परिवर्तन स्वीकार्य होता है, पतन अस्वीकार्य होता है, मगर जो पागलपन होता है वो अस्वीकार्य को भी स्वीकार्य मानता है और स्वीकार्य को भी अस्वीकार्य मानता है। पागलपन उसे कहा जाता है कि जो पतन को ही उत्थान मान ले, जो विनाश को विकास मान ले, जो कचरे को कंचन मान ले, और जो जहर को ही अमृत मान ले, वो सब कुछ पागलपन है। आज दुनिया ऐसे पागलपन और पतन के साथ साथ परिवर्तन के मोड़ पर खड़ी है। पिछले कुछ दिनों से रात्रि प्रवचन में इस परिवर्तन की बातें और पतन की बातें कही जा रही है, जिसे हम लोग आज तक बोल रहे थे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अमेरिका का $1 की नोट ले लीजिए, उस अमेरिका का $1 की नोट के पीछे एक सिंबल है, एक पिरामिड बनाया हुआ है, मगर पिरामिड टूटा हुआ है, और उसके ऊपर एक टूटा हुआ उसका हिस्सा ट्रायंगल के रूप में है। उस ट्रायंगल के अंदर एक आंख बनी हुई है, और जो पिरामिड टूटा हुआ है उसके नीचे एक हिब्रू लैंग्वेज के अंदर एक बात लिखी है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यानी उन लोगों की मानसिकता ये है कि हम लोग जब तक ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को पूर्ण रूप से स्थापित ना कर दे, तब तक हमारा मिशन अधूरा है, यानी पिरामिड ये टूटा हुआ है। और ये 400 साल से, जब से अमेरिका बना है, 1774, 18, 19 और 20, ये 400 साल से ये जो संस्कृति नहीं, विकृति, ये सभी दुनिया में स्थापित करना चाहते हैं। वो लोग जो परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो परिवर्तन समझने के पहले आपको ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर समझना पड़ेगा। पुरानी विश्व व्यवस्था क्या थी वो यदि समझेंगे तो ही नई विश्व व्यवस्था क्या आ चुकी है या आ रही है वो समझ पाएंगे। समझना चाहते हो? सभा में कोई नहीं समझना, तो जवाब नहीं मिला। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 प्रकार के गैप होते हैं। सबसे पहले नंबर का गैप जनरेशन गैप। जनरेशन गैप भगवान महावीर के समय भी था और भगवान आदिनाथ भगवान के समय भी था।
क्योंकि कोई भी जनरेशन, कोई भी बाप कभी भी सीधा ही जन्म लेते ही बाप नहीं बनता है। वो 20 साल 25 साल के बाद बाप बनता है, तो 20-25 साल का फासला तो रहेगा ही रहेगा। माँ बाप और बेटे के बीच में जनरेशन गैप हमेशा रहा है, मगर कभी बीच में नहीं आया है। आज के जमाने में जिस प्रकार बीच में आता है, पहले के जमाने में दादा दादी, नाना नानी पोते को गोद में बैठाकर कहानियां सुनाते थे। आज क्या हालत है? आज दादा दादी नहीं है घर में। आज घर में दादा दादी है या नहीं है? तो कहानी मिल रही है पोते पोती को, तो दादा दादी क्या हो गया? दादा दादी को क्या हो गया? इस जनरेशन को जनरेशन गैप तो पहले भी था, आज भी है, मगर ये जनरेशन गैप अखर क्यों रहा है, चुप क्यों रहा है? दादा दादी क्या कर रहे हैं? कैंडी क्रश। और पोता पोती पबजी और फ्री फायर। पोते पोती की गेम अलग है। अभी मुझे केएलपी में चतुर्मास था मेरा, चेन्नई में, एक बहू आई मैं और बोल रही है सास मुझे मना कर रही है प्रवचन सुनने के लिए। मैंने कहा कि क्यों? तो कि सास कह रहे कि तू भी बैठ। सास मेरी कैंडी क्रश खेल रही है, ससुर मेरा कैंडी क्रश खेल रहा है, पति मेरा कैंडी क्रश खेल रहा है। कैंडी क्रश है क्या? तो वीडियो गेम। ये एक ऐसा खिलौना आपके हाथ में आ गया है कि जिस खिलौने ने बचपन से लेकर बूढ़े तक सबको पागल करके रखा है। प्रतिक्रमण में कितने आएंगे? विजयवाड़ा में 14 का कल प्रतिक्रमण था, कितने लोग आए थे? क्या विजयवाड़ा में वृद्ध लोग नहीं है? समय कहां जा रहा है? तो पहले नंबर पे जनरेशन गैप। तकलीफ क्या है पता है? आज बेटा किसी भी फ्रेंड के साथ जो शेयर करता है वो अपने माँ बाप के साथ शेयर नहीं करता है। क्यों? कि माँ बाप उससे उम्र में बड़े, ये हम उम्र है, मगर इस उम्र का कोई तफावत कभी पहले बीच में नहीं आता था। फ्रेंड हमेशा एक हद तक ही आपको बता सकता है या एक हद तक ही आपको बचा सकता है। माँ बाप के साथ शेयर की हुई कोई बात होगी तो आपको वो रोक भी सकते, टोक भी सकते और जरूरत पड़ने पर ठोक भी सकते। मगर आज जनरेशन गैप से भी ज्यादा डेंजरस, उम्र का जो फासला है उससे भी ज्यादा डेंजरस एक है सेकंड नंबर का गैप, और उसका नाम है कम्युनिकेशन गैप। ये कम्युनिकेशन गैप और ज्यादा खतरनाक है। संवाद का अंतर हो रहा है। मैं अभी कर्नाटक के शहर के अंदर रात्रि प्रवचन कर रहा था और इस कम्युनिकेशन गैप की बात मैंने की, तो उन्होंने बोला कि शायद आज एक ही घर के अंदर 3 लैंग्वेज बोली जा रही है। दादाजी मारवाड़ी बोल रहे हैं, पिताजी हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं, माताजी हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं और पोताजी इंग्लिश। और उन्होंने तो जो बात की मैं तो हिल गया अंदर से। एक घर यहाँ पर शायद इस शहर में एक घर ऐसा भी है जहां पोता पोती अपने दादा दादी से बात नहीं कर पाते, क्योंकि दादा दादी को अंग्रेजी नहीं आती है और पोता पोती को अंग्रेजी के अलावा कुछ नहीं आता है। हालत देखो आज। और फिर आपने बीज में ही ये बीज कौन सी धरती पर डाले? बीज तो बहुत मस्त थे, मगर बीज कौन सी धरती पर डाले और उसके आधार पर बीज में से वृक्ष कौन सा बनेगा? बीज में से बबूल के बीज में से बबूल उगता है, मगर यहाँ तो आम के बीज में से बबूल पैदा करने की चेष्टा है। आपका बच्चा स्कूल में यदि अंग्रेजी भाषा में बात नहीं करता है, अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करता है, यानी कि मारवाड़ी में बात करेगा, तो क्या होगा? मुझे एक बात का जवाब दो। आपने ऐसी कौन सी स्कूल में रखा है अपने बच्चे को कि वो यदि मारवाड़ी या हिंदी में बात करता है तो उसको पनिशमेंट होती है? कुछ स्कूलों में होती है, और उसमें भी हाईफाई जो आपने मानी है, आपने 10-10 लाख का 20-20 लाख का डोनेशन देकर अपने बच्चे को वेल ट्रेंड करने के लिए जहां पर रखा है, ऐसी स्कूलों में तो खास होती है। यदि बच्चा अपने फ्रेंड के साथ अंग्रेजी में बात नहीं करेगा, उसको स्कूल प्रीमाइसिस में टोटल अंग्रेजी में ही बोलना है। वो आपका बेटा आजाद भारत का आजाद नागरिक है कि गुलाम नागरिक है? और फिर यदि वो पनिशमेंट होने के बावजूद यदि वो उस भाषा में बात करता है तो पेरेंट्स को बुलाया जाता है पेरेंट्स मीटिंग में, और उसको बच्चे के साथ उसको भी ठोका जाता है, फटकारा जाता है कि आप अपने बच्चे के साथ सिर्फ स्कूल में नहीं, अब तो घर में भी बात करेंगे। और आप घर में भी बात करेंगे, स्कूल में नहीं, अंग्रेजी में। घर में घर तक सीमित रहे तब तक तो ठीक है, अभी उपास रहे और मंदिर में भी अंग्रेजी घुस चुकी है।
अंग्रेजी का उपयोग हो उसका कोई विरोध नहीं है, अंग्रेजी की उपासना हो उसका विरोध है। अंग्रेजी का आपके दिमाग में जो बुखार चढ़ा है, अंग्रेजी का जो नशा चढ़ा है, उसका मुझको सबसे ज्यादा विरोध है। और आपको ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजी यदि नहीं बोलेगा तो मेरा बच्चा पिछड़ जाएगा, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और मंदिर के अंदर मैं दिल्ली के अंदर चैत्य वंदन कर रहा था, पर्यूषण के अंदर, और पर्यूषण में कौन लोग आते हैं मंदिर में? वीआईपी लोग। परमात्मा जैसे वीआईपी को मिलने के लिए वीआईपी लोग पर्यूषण के दिन में आते हैं। और वो वीआईपी लोग आए, एक बहू अपने बेटे को लेकर, 5-6 साल का बेटे को गोदी में उठाया होगा, 4 साल के, और वो पूजा कर रही थी। पूजा करते करते वो बोल रही है, मेरे कान में आवाज गई, और उस टाइम उन्होंने बोला, बेटे लेग को पूजा कर, बेटे नी को पूजा कर, बेटे हैंड को पूजा कर, बेटे हेड को पूजा कर। यहाँ तक ठीक है, ये सब बोले तब तक, मगर मैं सुन रहा था, मैं सोच रहा था कि अभी ये नाभि पूजा में क्या बोलेंगे। नाभि की पूजा आई और उसने बोला, बेटा स्टमक को पूजा कर। स्टमक यानी तो पेट होता है, नाभि कहां से हो गई? नॉलेज होता नहीं और फिर ठोकना है कुछ भी। और एक माँ अपने बेटे को लेकर गई मंदिर में, और फिर मंदिर में जाकर बोल रही है, हाँ धूप और दीप कर, सीधा सीधा बोलना, धूप कर, दीपक कर। भगवान को धूप और दीपक करने की बजाय भगवान को फायर कर, जला दे। हर चीज में आपको अंग्रेजी घुसाना है, हर चीज में घुसाना है। अपने बेटे को भी दिखाते ना, देख बॉयस महाराज जा रहे, बोलना साधु महाराज जा रहे, देख गर्ल्स महाराज जा रहे। अब गर्ल्स महाराज क्या है? साध्वी जी महाराज बोलना तू, मगर नहीं बोलना है। दिमाग में नशा चढ़ा हुआ है। आप उसे शुद्ध हिंदी में बोलिए, शुद्ध हिंदी नहीं बोल सकते तो मारवाड़ी में बोलिए। और मारवाड़ी लोगों की एक बात मुझे ये अच्छी लग रही है कि उन्होंने घर के अंदर कोई भी, वो देश विदेश कहीं पर भी गए, चाहे वो आसाम तक पहुंचे हो, चाहे केरला तक पहुंचे हो, सभी प्रदेशों में मारवाड़ी लोग मिलते हैं और मारवाड़ी लोगों ने अपनी भाषा टिका कर रखी है। ये सबसे बड़ा आपको धन्यवाद। गुजराती लोग कई बार गुजराती छोड़कर अंग्रेजी में घुसने जा रहे हैं। गुजराती भाषा की इतना, आज मराठी लोगों को जो अपने भाषा का जो अपना स्वाभिमान है, वो स्वाभिमान आप देखकर खुश हो जाएंगे, दंग हो जाएंगे। पुण्य का ट्रांसलेट क्या करेंगे आप अंग्रेजी में? पाप का ट्रांसलेशन होता है, पाप का क्या ट्रांसलेशन होता है? सीन। पुण्य का क्या होगा बताओ आप मुझे? घी का क्या होगा? ऐसे तो कितने सारे वर्ड्स हैं। और हमारे टेक्निकल वर्ड्स, खास तौर से धर्म के जो टेक्निकल वर्ड्स है, उसको तो हम टच ही नहीं कर सकते। उसका तो ट्रांसलेशन कहां होगा? यहाँ पर सेकंड नंबर का गैप वो ज्यादा डेंजरस है। जनरेशन गैप से ज्यादा डेंजरस कम्युनिकेशन गैप है। और कम्युनिकेशन गैप के कारण आज हालत यह है, हमारी हिंदी भाषा में चल रहे प्रवचन आज तो फिर भी बच्चे लोग फिर भी समझ रहे हैं, मगर यदि यही सिलसिला चलता रहा तो आने वाले टाइम में, क्योंकि 98% महात्माओं को अंग्रेजी में प्रवचन नहीं आता है, वो जोड़ कैसे पाएंगे? हालत क्या है पता है? ये अंग्रेजी में शिक्षा का कोई विरोध नहीं, मगर इसके कारण क्या होता है पता है? विदेश में जाने का जो ट्रेंड है। मैं अभी गुंटूर में था, एक बच्चा मेरे साथ वीआर सेवा में था, वो साथ में चल रहा था। उसने कहा साहब यहाँ गंदगी कितनी है इस देश के अंदर, इस देश के अंदर गंदगी कितनी है, अंधश्रद्धा कितनी है, बार बार त्योहारों के नाम से छुट्टियां मिलती जाती है। छुट्टियां, त्योहारों के उल्टा छुट्टी मिलने पर पहले बच्चा खुश होता था, और ये कह रहा है कि त्योहारों के नाम से छुट्टियां मिल रही है। और वो कह रहा है, मैं कह रहा हूं तू बड़ा होकर क्या, तो कि मैं इंडिया में नहीं रहना चाहता हूं। अभी छोटी उम्र का, अभी 15 साल का बच्चा कह रहा है कि मैं इंडिया में नहीं रहना चाहता हूं। और आज आप कान खोलकर सुन लीजिए, आप लाखों करोड़ों रुपया जिस बच्चों के पीछे डाल रहे हो, वो उस आपके लिए नहीं है, वो अंग्रेज की औलाद तैयार कर रहे हो। और आपकी संस्कृति से, आपके धर्म से सबसे अलग करने का काम आप खुद अपने हाथों से कर रहे हो। अरे संस्कृति और धर्म की बात छोड़ो, आप खुद से ही अलग करने का पूरा तख्ता बना रहे हो। हर साल 2 लाख लोग विदेश जा रहे हैं, और उसमें मैक्सिमम यूथ है, मैक्सिमम यूथ और करोड़पति अरबपति लोग हैं कि जो इंडिया छोड़कर जा रहे हैं।
पर ईयर 2 लाख मिनिमम कह रहा हूं। ये जो क्रेज है उन लोगों को पता नहीं है कि 2026 के बाद यदि वो इंडिया आना चाहेंगे तो डेंजरस हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं आ पाएंगे। वो आना चाहेंगे तो भी नहीं, इतना पूरे वर्ल्ड के अंदर इतना डेंजरस मोड पर अभी वर्ल्ड जा रहा है कि विदेश में जाने वाले फिर स्वदेश को चाहने पर भी नहीं आ पाएंगे। 3rd नंबर का गैप है और वो गैप है कल्चरल गैप। संवाद का फासला, उम्र का फासला, दूसरे नंबर संवाद का फासला, और तीसरे नंबर का सबसे खतरनाक फासला है सांस्कृतिक फासला यानी कल्चरल गैप। एक ही छपरे के नीचे 3 पीढ़ी जी रही है, अंडर वन रूफ, 3 जनरेशन लाइव इन अंडर वन रूफ। और ये 3 फासला जो है वो अभी मैं यहाँ पर कल्चरल गैप आपको तीनों पीढ़ियों के बता रहा हूं। एक ही घर के अंदर तीनों पीढ़ी अलग अलग जीवन जी रही है। कहां से शुरू करूं? कपड़े से शुरू करूं? दादाजी जब कपड़ा खरीदने जाते थे बाजार में तो क्या ढूंढते थे? टिकाऊ होना चाहिए। ये दादाजी बैठे, उनको पूछो क्या ढूंढते थे? टिकाऊ होना चाहिए हमारा कपड़ा। और पिताजी जब बाजार में गए और कपड़ा ढूंढने के लिए, तब पिताजी क्या ढूंढने लगे? फैशनेबल होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम धर्मेंद्र, जितेंद्र, देवानंद, अमिताभ, उसका समय चल रहा था पिताजी के टाइम पे। और अब पोताजी, और वो पोताजी जा रहे हैं मॉल में विजयवाड़ा के, और उसमें वो क्या ढूंढ रहे हैं? ब्रांडेड। और वो ब्रांडेड भी कैसा? टिकाऊ नहीं, फटा हुआ। पूरी दुनिया उल्टी हो गई। दुकानदार पहले कहते थे कि ये लंबा टिकेगा, अभी यदि गलती से भी बोल दिया ना ये कपड़ा लंबा टिके तो ये रिजेक्ट होता है। भाई फैशन बदलने पर कपड़ा बदलना पड़ता है, लंबा टिकना ही नहीं चाहिए। अब वो तो बात छोड़ो, टिकना नहीं चाहिए, अब तो फटा हुआ ही लेकर आ रहे हैं, और वो भी 10-10 हजार 20-20 हजार रुपये खर्च करके। लेविस, पेपे, और वो जींस के एक अलग अलग ब्रांडेड। अजमेर में 2 लड़के मेरे पास आए, दोनों जैन के बेटे, और मेरे पास बैठे। उसमें एक बच्चे ने फटा हुआ पहना था, यहाँ घुटना दिख रहा था, यहाँ जांघ दिख रही थी, यहाँ पिंडी दिख रही थी। तो मैंने उसके फ्रेंड को बोला कि हमारे यहाँ ना अजमेर चातुर्मास, मैंने कहा यहाँ पर है ना कई सारे लोग लाभ लेने के लिए विनंती करके जाते हैं, और वो कहते हैं मुझे खास कि साधर्मिक कोई दिखे तो खास साधर्मिक भक्ति का मुझे लाभ देना। तो वो समझा, वो बोला कि साहब आप क्या बात कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे ये बात क्यों कर रहे हो? मैंने कहा तुझे इसलिए कर रहा हूँ, मैं तेरे फ्रेंड को डायरेक्ट नहीं कह पा रहा हूँ। मैं तेरे फ्रेंड जो अभी जो फटा हुआ पहन रहा है ना, मैं उसको पूरे कपड़े दिलवा दूंगा, कोई टेंशन मत ले। साहब क्या बात करते हो, करोड़पति का बेटा है, करोड़पति का बेटा, तो ये फटा हुआ हमारे टाइम में तो भिखारी लोग पहनते थे। साहब ऐसा कल कहना मत, इसको अपमान लग जाएगा, पहली बार तो आया है उपासने में। मैंने कहा अपमान के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो उसका सम्मान करना चाहता था, और ये तो खुद अपना अपमान खुद कर रहा है अपने हाथों से। आज फटे हुए कपड़े पहनो, उसकी ना नहीं है, मगर एक बात समझ लो, जैसे घर का एक वास्तु होता है, ठीक वैसे ही कपड़ों का भी एक वास्तु होता है। हमारे यहाँ फटे हुए कपड़े पहनने पर शास्त्रों में प्रतिबंध है। जो फटा हुआ पहनता है, जानबूझकर नया कपड़ा फटा हुआ लेकर आता है और पहनता है, उसके शरीर की हेल्थ भी जाएगी और उसके घर की वेल्थ भी जाएगी। वो आज भले ही करोड़पति का बेटा है, भविष्य में वो भिखारी बनकर मरने वाला है। उनको नहीं पता है, उनके पिताजी को भी नहीं पता है। आप क्या कर रहे हो? मैं यहाँ की सभा को अब क्या नियम दूं? साधु जीवन के वेश धारण करने का या फटा हुआ नहीं पहनने का? ये पाठ पर से मुझे अब कौन सा उपदेश देना है? साधु जीवन के कपड़े पहनाने का है क्या फिर फटे हुए नहीं पहनाने का उपदेश देना है? दे दूं नियम, हाथ जोड़िए, फटा हुआ कभी नहीं पहनेंगे। साहब कहने की जरूरत नहीं है, आप समझदार को इशारा काफी है साहब। पहले नंबर में ये 3 पीढ़ी का गैप। अब दूसरा, शादी की उम्र ले लो। दादाजी की उम्र में बाल विवाह होते थे, बालिका वधू। हाँ, 2 साल की उम्र में शादी हो जाती थी, 5 साल की उम्र में शादी हो। नो चॉइस, माँ बाप को पसंद करने की तो चॉइस थी नहीं, मगर पत्नी को पसंद करने की भी चॉइस नहीं थी, क्योंकि 2 साल की उम्र में खत्म।
और वहां पर दादाजी की उम्र में अर्ली शादी होती थी, अर्ली मैरिज होते थे। पिताजी की उम्र में 20 साल 25 साल में 20 साल में हो जाते थे, 18-20 साल में, यानी पिताजी की उम्र में। अब पोताजी की उम्र आई, शादी कब होती है? 25, 30, 35। अरे कोई क्रिकेट खेलने वाले को पूछो, 400 रन बनाना है, 25 ओवर तक प्लेट खेलता है और फिर वो बनाने के जाएंगे, प्रेशर में आएगा, आउट हो जाएगा। सूर्यास्त के टाइम आपको पहले भोजन करने के लिए बैठना चाहिए, उसकी बजाय आप सूर्यास्त की 5 मिनट के पहले भोजन के लिए बैठते हो। 35 आइटम है, खाने को कहां बैठेंगे? 35 आइटम 10 मिनट में कहां से निपटेगी? कुछ नहीं होना है। जो टाइम पे जो चीज करनी है, आज मैं फिर से बता रहा हूं, पहले के जमाने में इस तख्त पर से दीक्षा का उपदेश देना पड़ता था, और आज के जमाने में भाई सही समय पे शादी तो कर ले, तू बूढ़ा हो जाएगा। सेकंड नंबर में, थर्ड नंबर में, पहले दादाजी के जमाने में 10 से 12 बड़ा परिवार, सुखी परिवार। जितने ज्यादा लोग उतना सुख और प्रसन्नता, घर के अंदर किल्लोल होता था और लोग खेलते थे बच्चे को देखकर, 6-6 बच्चे को। आप एवरेज देख लो दादाजी के जमाने में। साहब मैं मेरे दादाजी मैं मेरे पिताजी का 8वीं संतान हूँ, मैं 7वां संतान हूँ, ये आपने सुना होगा। पिताजी के जमाने में हम 2, हमारे 2। अब पोताजी का कल्चर आ गया, क्या है? डिंक कल्चर चल रहा है, डिंक, डबल इनकम, नो किड्स, ड्रिंक एंड ड्रिंक कल्चर, ड्रिंक एंड ड्रिंक कल्चर चल रहा है पोताजी में। उसको संतान नहीं चाहिए, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये उसका सूत्र है। वो हम 2 हमारे 2 वाले सूत्रों में भी नहीं मानता है। और संतान की छोड़ो, पोताजी तो अब शादी करने की भी सोच रहे कि क्यों करनी। दादाजी के जमाने में बिना देखे शादी हो जाती थी, वाइफ को देखने की जरूरत नहीं थी, वो बड़े लोग देख लेते थे। पिताजी के जमाने में देखकर शादी करने लगे, और पोताजी का जमाना आया, अब देखता ही रहता है, शादी नहीं करता है। पिताजी के जमाने, दादाजी के जमाने में पुरुष भी सर ढकता था। पगड़ी राजस्थान की एक पहचान थी, बिना पगड़ी वाले एक भी नहीं दिखते थे। हाँ, पिताजी के राजस्थान की पहचान पगड़ी थी, यानी पुरुष भी सर ढकते थे, महिला भी सर ढकते थे। पुरुष ने सर ढकना बंद कर दिया। आज जो कुछ भी भारतीय संस्कृति थोड़ी बहुत भी बची हुई है ना, वो आप लोगों के कारण नहीं बची हुई है, ये इन लोगों के कारण बची हुई है। आप सब पैंट शर्ट में आ गए, ये लोग अभी भी साड़ी में दिख रही है, ये लोग अभी भी सर ढकने का काम कम से कम मंदिर और उपासना में कर रही है। पिताजी के जमाने में महिला सर ढक रही है और पुरुष ने ढकना बंद कर दिया। और पोताजी का जमाना आया, महिला और पुरुष दोनों खुले सिर भी छोड़ो। मैं अभी और एक बात बताता हूँ, पहले राजस्थान में घूंघट निकाल, यहाँ तक निकालते थे, यहाँ नाभि तक घूंघट निकलता था। फिर जमाना बदला, परिवर्तन आया, घूंघट थोड़ा ऊपर आया, घूंघट थोड़ा और ऊपर आया, थोड़ा और ऊपर आया, घूंघट निकल गया। नहीं, अब फिर से घूंघट आएगा, अब जेंट्स लोग डालेंगे। ये हालत है आज। दादाजी के जमाने में ललाट पर तिलक करते थे, बाल पर तिलक करते थे कि नहीं करते थे? दादाजी के जमाने में बिना तिलक वाला एक भी बाल नहीं दिखता था। हम कर्नाटक में गए, लिंगायत कौम वाले इतना बड़ा तिलक करके निकलते हैं, तो पता लगता है कि ये धर्म से जुड़ा हुआ है, अपने भगवान से जुड़ा हुआ है। दादाजी के जमाने में तिलक दिखता था, पिताजी के जमाने में तिलक गायब होने लगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, तिलक क्यों करना चाहिए? तिलक क्यों करना चाहिए महिपाल? भगवान की आज्ञा सिरोधार्य करना। तो आपने भगवान की आज्ञा सिरोधार्य के लिए तिलक किया है, तो क्या साधु भगवंतों को भगवान की आज्ञा सिरोधार्य नहीं करनी है? आपको प्रश्न नहीं उठता है कि साधु भगवंत क्यों तिलक नहीं करते? आप लोगों को प्रश्न होना चाहिए कि साहब आप हमें तो तिलक के उपदेश दे रहे हो, खुद क्यों नहीं करते हो? प्रश्न पूछने से डर लगता है आपको? बिंदास पूछो ना। चलो आप नहीं पूछते तो मैं ही अपना प्रश्न उठा लेता हूं कि मैं क्यों नहीं करता हूं। मैं इसके लिए एक स्टोरी कहता हूं आपको।
हनुमान जी लंका का विजय हो गया और अयोध्या में प्रवेश हो गया रामचंद्र जी का। रामचंद्र जी ने प्रवेश कर लिया था और हनुमान जी भी साथ में लेकर आए थे। गए तब हनुमान जी साथ में नहीं थे, आए तब हनुमान जी साथ में थे। सीता जी शयन कक्ष में जा रहे थे और हनुमान जी वहां पर खड़े थे और सीता जी शयन कक्ष के अंदर थे, हनुमान जी बाहर थे। और वहां पर हनुमान जी जैसे ही घुसने जा रहे तो सीता जी ने कहा, हनुमान जी रुको रुको, आपको यहाँ नहीं आना है। तो कि मुझे क्यों नहीं आना है? तो कि मेरे नाथ है। तो मेरे भी नाथ है। तो मेरे स्वामी नाथ है। तो मेरे तो सर्वस्व नाथ है। क्या आप घुस सकते हो, मैं क्यों नहीं घुस सकता? अब सीता जी को लगा इनको क्या समझाऊं मैं। उन्होंने अपना पल्लू ऊंचा किया, दामन ऊंचा किया और वो पल्लू ऊंचा करके वो दिखा यहाँ सेथे में, यानी कि यहाँ पर सिंदूर था और वो सिंदूर दिखाकर, ये जिसके पास हो ना, ये पासपोर्ट है अंदर जाने का। हनुमान जी तो उस टाइम निकल गए निराश होकर। और दूसरे दिन ये सिंदूर की बात की तो मैं बताऊं, ये भारतीय संस्कृति है। यहाँ सिंदूर लेकर जब निकलते थे, ये सिर्फ इसकी देखे थे तो 50-60 रुपए भी नहीं होगा सिंदूर का, 2-5 रुपए में 10 रुपए में मिलता होगा सिंदूर। मगर सिंदूर डालने की जो प्रथा थी, तिलक लगाने की जो प्रथा थी, तिलक से और सिंदूर से पता लगता है कि इसका कोई नाथ है, ये अनाथ नहीं है। और ये सिंदूर लगाते थे। एक महिला सिंदूर लगाकर जब रास्ते से निकलती है तब 3-3 पार्सल बच जाते हैं रास्ते में, ही समझे आप, 60-60 किलो के एक पार्सल। जो उसको देखता है, उसको देखकर वो सोचता है कि ये महिला मेरी हो सकती है, मगर सिंदूर देखने पर नहीं, ये किसी और की हो गई है। जो नजर बिगाड़ना चाहता था वो भी बच गया, वो महिला भी बच गई और उस महिला का पति भी बच गया। 3-3 पार्सल एक सिंदूर से बच गए। ये सिंदूर की प्रथा थी हमारे। दूसरे दिन हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगाकर आए। सीता जी पूछ रही है, क्या किया आपने? सीता जी को आपने कहा ना, ये होता है वही जा सकता है, मगर ये तो मैंने यहां तक ही किया, आपने पूरे शरीर में करके आए। तो कि आपके लिए सिर्फ पति हो गए, मेरे लिए जगत पति। मैं आज आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ बाल के ऊपर तिलक करते हो क्योंकि आप सिर्फ परमात्मा की आज्ञा शिरोधार्य करते हो। हमें रोम रोम में परमात्मा की आज्ञा को बसानी है, इसलिए हमारे तिलक सिर्फ बाल पर नहीं है, हमारे रोम रोम में, जो आपको दिखते नहीं। आप लोग सिर्फ 1 घंटे के लिए प्रभु की पूजा करते होंगे, हम 24 घंटे प्रभु की आज्ञा का पालन करके प्रभु की पूजा कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ एक बार स्नान करके पूजा करने आते होंगे। हम जब विहार करते हैं या तो गोचरी लेने के लिए जाते हैं, तब परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए जब तपते हुए सड़क पर, तपती हुई सड़क पर जब हम चलते और पसीने से पूरे स्नान करते, तब हम परमात्मा की आज्ञा को धन्यवाद देते कि धन्यवाद है प्रभु आपकी आज्ञा को, ये हमें रोम रोम में आप स्नान करवा रहे हो। दादाजी के जमाने में बाल पर तिलक था, पिताजी के जमाने में तिलक गायब हो गया और आया पोताजी का जमाना। अब क्या करेंगे? यहाँ तो गायब हो चुका है। तो कि अभी पोताजी अलग प्रकार का तिलक कर रहे हैं और वो बाल पर नहीं कर रहे, कहीं पर हाथ पर कर रहे हैं, कहीं पर पैर पर कर रहे हैं, कहीं पर छाती में कर रहे हैं, कहीं पर पीठ में कर रहे हैं और कहीं पर गले में लगा रहे हैं। और इसमें पोताजी नहीं, पोती जी भी सम्मिलित है। टेटू, तेरे चरणों में लेटू या तुझे ही में मेटू। क्या ट्रेंड है चला है, टेटू का क्या ट्रेंड चला है। आप लोगों ने मेरी किताब नहीं पढ़ी, मेरी किताब के अंदर टेटू के ऊपर बहुत गहराई से लिखा हुआ है। 2 आर्टिकल लिखा है टेटू के ऊपर, और आप पढ़ेंगे ना, जिंदगी में टेटू बनाने की सोच होगी तो खत्म हो जाएगी। सच बोलो, टेटू बनाने के बाद पछताने वाले कितने होते हैं? टेटू बनाने वाले जितने 80%, 90% टेटू बनाने के बाद पछताते हैं कि ये कहां बना लिया। मगर रिमूव करना ज्यादा महंगा और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, स्किन खराब हो जाती है। और उसमें भी यदि किसी ने प्रेम में पड़ा प्रेम में पड़ा और उसने यदि शादी नहीं हुई उसके पहले यदि लवर का टेटू बना लिया और यदि उसका ब्रेकअप हुआ, देख लो उसकी हालत। मुझे तकलीफ ये होती है कि एक जमाना था कि जब महिला पर पुरुष को अपना हाथ नहीं देती थी, अपने एक भी अंग को छूने नहीं देती थी। वो पर पुरुष को, उस महिला को छूने वाले सिर्फ 4 पुरुष ही होते थे।
या उसका पिता होता है, या उसका पति होता है, या उसका भाई होता है, या उसका बेटा होता है। पांचवा कोई पुरुष महिला को टच नहीं कर सकता था। आज ये हालत है, पूरा शीर्षासन हो गया। आज किस किस को हाथ लगवाने के लिए दे रही है, कोई बोल नहीं सकते। यहाँ पर यूनिसेक्स सलून में जाते हैं, बाल काटने का काम कभी भी महिला ही करती थी, महिला का। आज पुरुष भी महिलाओं के बाल काटने का काम कर रहे हैं, टेटू बनवाने का काम पुरुष कर रहे हैं, मेहंदी लगवाने का काम पुरुष कर रहे हैं। और यहाँ तक नीचे उतर गया समाज कि साड़ी पहनाने का भी काम अब पुरुष करने लगा। साड़ी पहनना भी नहीं आती है। कितने गिरेंगे? ये पाठ पर से बोलने में शर्म आती है। कितने गिरेंगे आप लोग? मुझे तो बेंगलोर के अंदर बोला किसी ने कि साहब जब तक चिकपेट में रहते थे ना तब तक बहुत शरीफ थे, मगर जब से वीवीपुरम वगैरह अलग अलग स्थानों पे गए उनको पता है कि चिकपेट में महिला काटने वाली है बाल, मगर नहीं, वहां नहीं जाती है। वहां स्पेशल जहां पुरुष काटता है वहीं पर जाती है। क्या हालत है आज आप लोगों की? पहले दादाजी के जमाने में दादाजी बाहर 2 नंबर जाते थे, घर में खाते थे, बाहर जाते थे। पिताजी के जमाने में घर में खाने लगे, घर में जाने लगे। अब पोताजी का जमाना है, जाते घर में खाते बाहर। ये शीर्षासन नहीं दिख रहा है आपको पूरा संस्कृति का? और आगे पहले के जमाने में जन्मदिन दादाजी मनाते नहीं थे, नहीं याद नहीं रहता था कि मैं कब जन्मा हूं, क्योंकि उनको पता है ये शरीर का जन्म क्या मनाना, शरीर शाश्वत नहीं है, उसके अंदर रही हुई आत्मा शाश्वत है। शरीर को क्यों ग्लोरीफाई करना, नहीं मनाते थे। शरीर के जन्मदिन को कुछ मानते ही नहीं थे, जन्मदिन याद भी नहीं रहता। आप अपने दादा की दादी को पूछेंगे आपका जन्मदिन, मुझे याद नहीं है। दादाजी के जमाने में जन्मदिन नहीं मनाते थे, पिताजी के जमाने में जन्मदिन दिन में मनाने लगे। अब आया पोताजी का जमाना, जन्मदिन कब? रात को, वो भी कितने बजे? 12 बजे। वो भी कैसे? केक काट कर के, मुझे पता है आपका केक काटना ही होता है कि खाना नहीं ना, क्योंकि आप तो जैन हो ना। जैसे केक काट कर आप तो कुत्ते को खिला देते होंगे, आप तो नहीं खाते होंगे ना, क्योंकि हमारे यहाँ आचारोपदेश के अंदर तृतीय वर्ग में गाथा 53 में लिखा है, नैवाहुति न च स्नानम न श्राद्धम देवतार्चनम दानम व विहितम रात्रो भोजनम तु विशेषतः। आचारोपदेश के अंदर लिखा है कि रात को कभी भी आहुत यानी होम हवन नहीं होते। जो सात्विक लोग होते हैं उसके सात्विक जो होम हवन होते हैं वो रात को नहीं होते। रात में आहुति नहीं होती है, स्नान नहीं होता है, श्राद्ध नहीं होता है, देव की पूजा नहीं होती है यानी प्रभु की पूजा रात को सूर्यास्त के बाद नहीं होती है, और दान भी नहीं होता है, और मैं और जोड़ दूं तो आईने में देखना भी नहीं होता है। रात को सूर्यास्त के बाद आईने में देखना भी नहीं होता है। नीति शास्त्र, ये हमारे शास्त्र लिख रहे हैं, विशेष रूप से रात्रि भोजन सर्वथा निषिद्ध है। आप जन्मदिन मना रहे हो, बोलते क्या हो? जन्मदिन। तो रात को मनाते हो कि दिन को मनाते हो? जन्म रात बोलो ना, दिन क्यों बोल रहे हो? जन्म रात बोलो। और जो OMG देखकर आया है, OMG 1 देखकर आया है, वो लड़का तो भगवान का ये अभिषेक क्यों कर रहे हैं? दूध का अभिषेक, ये तो वेस्टेज है, गरीबों के पेट में जाना चाहिए। ऐसा बोलने वाला वही युवा जब रात को 12 बजे केक काटता है और दूसरी केक उसके लिए चुपड़ने के लिए लाई जाती है, उसके मुंह पर चुपड़ी जाती है, तब वो बेटे का सिद्धांत कहां गया? वेस्टेज नहीं होना चाहिए। कि खाने की वो तो समझ में आता है कि पेट में जा रही है, चुपड़ने का क्या मतलब है? फिर आगे चलो, पहले गाय पालते थे दादाजी, पिताजी ने गाय पालने का बंद कर दिया। अब पोताजी का जमाना आया, क्या पालते? कुत्ते का दूध लेने के लिए। दूध मिलता है कुत्ते से। और कई बार तो जैनियों के घर में मैं देखता हूं ना, कुत्ता एकदम छोटे से, जैसे कि कोई खिलौना हो ना, पूरे बाल हो, और उसका छोटा कुत्ता सिक्योरिटी के लिए रखा है। क्या कुत्ते का कल्चर आया है जैनियों के घर में? कुत्ता
और एक बंगले के बाहर लिखा था बीवेयर फ्रॉम डॉग्स, बीवेयर ऑफ डॉग्स, और उसके बाहर कुत्ता तो कहीं नहीं दिख रहा था, उसका बंगले का मालिक खड़ा था। अब क्या समझना मुझे, कौन से कुत्ते से डरना है मुझे? फिर आगे चलो, दादाजी के जमाने में दिन को जगते थे, रात को सोते थे। हाँ, पिताजी के जमाने में दिन में सोने लगे, रात को थोड़ा थोड़ा जगने लगे। अब पोताजी का जमाना आया, दिन में सोना, रात को। और लास्ट बात कर दूं, ये 3 कल्चर की, क्योंकि ये तो एंडलेस है। आज पहले दूध को कोई मांसाहार नहीं मानता, आज पूरा कल्चर उल्टा हो गया। दूध को मांसाहार माना जाता है, अंडे को शाकाहार कहा जाता है। क्या हो गया? इतनी भी बुद्धि नहीं है, पागलपन है। और लास्ट पॉइंट पर आज मैं प्रवचन पूरा कर रहा हूं, क्योंकि आपको भी जाना है और मुझे भी जाना है। और लास्ट पॉइंट ये, दादाजी के जमाने में जब रोग आता था तो कोई दवाई नहीं लेता था। पिताजी के जमाने में रोग आने पर दवाई लेने लगे। बुखार होता था दादाजी के जमाने में, दवाई लेते थे बुखार के टाइम। क्या करते थे? उपवास कर लेते थे, काढ़ा ले लेते थे, उपवास। और बुखार को तो रोग ही नहीं मानते थे। देखो, नेचुरोपैथी में बुखार, दस्त और जुकाम 3 को रोग नहीं माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है, जुकाम यदि हो और दवाई लेते हो तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा, और जुकाम होता है और यदि दवाई नहीं लेते हो तो 1 सप्ताह में ठीक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? दादाजी के जमाने में बुखार होता था तो कोई दवाई नहीं लेता था। पिताजी के जमाने में बुखार होने पर डोलो 650, और यदि 1 से काम नहीं होता तो 2 लो। अब तो बुखार ना हो, थोड़ी शरीर में अस्वस्थता महसूस हो रही है तो भी 2 लो को चने मुरमुरे की तरह खा रहे हैं। इन लोगों ने पढ़ा नहीं है। कमलप्रीत सिंह कनाडा का डॉक्टर है, अमेज़न पर बेस्ट सेलर रही है ये किताब, द शॉकिंग ट्रूथ अबाउट पैरासीटामोल। और वो पैरासीटामोल के बारे में लिखने वाले डॉक्टर कमलप्रीत सिंह लिख रहे हैं, मैक्सिमम देशों के अंदर ये पैरासीटामोल से बनी हुई डोलो वगैरह सभी की सभी बैन है, खतरनाक ड्रग्स की श्रेणी में आती है और आपके लीवर पर सीधा अटैक करती है। और लीवर गया आपको, शुगर भी आ सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी आ सकता है, बीपी भी आ सकता है, सब कुछ आ सकता है, दुनिया भर की चीजें आ सकती है। दादाजी के जमाने में नेचुरल इम्यूनिटी को जितना महत्व देते थे, आज के जमाने में एक 1947 के पहले अंग्रेजों का गुलाम था, देश अंग्रेजों का गुलाम था। डॉक्टर बीआरसी कह रहे हैं कि 1947 के बाद देश अंग्रेजी दवाइयों का गुलाम है। आज घर घर के अंदर दवाइयां, डोलो चने मुरमुरे की तरह खा रहे हो, आप लोगों को पता नहीं है। और पिताजी के जमाने में ये परिवर्तन आया, अब पोताजी का जमाना आया, और पोताजी के जमाने में हालत क्या है? दवाई ना लेनी पड़े, यानी रोग ही ना हो। पहले रोग आने पर भी दवाई नहीं लेते, और आज दवाई रोग आने से पहले ही वैक्सीन ठुकवा रहे। ए योग, शांति से बैठ जा, हाँ तू बैठ जा। वैक्सीन ले रहे, और वैक्सीन को मानो कि अमृत की जड़ी बूटी मान रहे। किसी को कुछ पता नहीं है। आज 5 साल के बच्चे को चश्मा हो रहा है, 10 साल के बच्चे को ब्लड शुगर आ रही है, डायबिटीज हो रही है। इसका रीजन क्या है पता है? 8 साल के बच्चे को हार्ट अटैक से। लड़की का हार्ट 45 साल तक, महिला का हार्ट इतना पावरफुल होता है, उसको कुछ नहीं हो सकता है। 8-8 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची हार्ट अटैक में स्कूल में मर रही है। रीजन बताओ? और वैक्सीन कंपनी खुद कह रही है कि हमारी वैक्सीन लेने से मरने तक के आपको जोखिम हो सकते हैं। और अभी बच्चियों को, 9 से 14 साल की बच्चियों को एचपीवी वैक्सीन ठोकना शुरू हो चुका है स्कूलों में। आंध्र प्रदेश में 2009 में सर्विकल कैंसर की, लड़कियों की सर्विक्स, ओवरी और यूट्रस के बीच वाला पार्ट, उसके सर्विक्स कैंसर की वैक्सीन ठोक रहे 9 से 14 साल की बच्ची को। आज जिन शासन की माताओं को पता नहीं है, ये प्रूव हो चुका है। बड़े बड़े गायनेकोलॉजिस्ट के संपर्क में मैं हूं, बड़ौदा की हो गायनेकोलॉजिस्ट या दिल्ली की हो, वो सबके साथ में कनेक्टेड हूं। और इसलिए मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं कि जो भी लड़की वैक्सीन लेगी उसकी ओवरी फेल होगी, वो मां नहीं बन पाएगी जिंदगी में। ये एचपीवी वैक्सीन की बात है। और भी वैक्सीन के अंदर
फर्टिलिटी, इम्यूनिटी एंड कैपेसिटी, तीन को तोड़ने की ताकत वैक्सीन की। और यहां तक मैं बता रहा हूं, आज आप देख रहे हो 25 साल का युवा, 35 साल का, 40 साल का सीधा कार्डियक अरेस्ट आता है, गिर पड़ता है, मर जाता है। आप लोगों को कारण का पता नहीं चलता है, कोई हेल्थ हिस्ट्री नहीं है, कोई दवाई नहीं ले रहा है, बिल्कुल तंदुरुस्त है, योगा कर रहा था, ऐसा भी व्यक्ति जा रहा है, आप लोगों को पता नहीं है। ये हमने हमारी धर्म प्रेमी संदेश के अंदर 2020 में लिख चुके थे कि आने वाले समय में ऐसी ऐसी घटनाएं बनेगी, तब आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो कल क्या खाए वो पता नहीं है। 4 साल पहले वैक्सीन लगाई, इसके कारण हो रहा है, ये आप कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? मैं यहाँ पर रखूं बहुत सारी बात। वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट, जिस किसी को श्रद्धा ना हो मेरी बातों पर, वैक्सीन अमेज़न पर बेस्ट सेलर बुक रही है। और उस आज ओटिज्म के केस हर घर में बढ़ रहे हैं, और उस ओटिज्म के केस बढ़ने का मेन रीजन ऑटो इम्यून डिजीज, इसके कारण है। वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट नाम की बुक है कमलप्रीत सिंह की, जिस किसी को इंटरेस्ट हो वो अमेज़न से मंगवा सकते हैं, बेस्ट है। इसके अंदर सारे प्रूफ दिए गए हैं, मैं ज्यादा नहीं ले रहा हूं, यहाँ पर मैं रख रहा हूं। रखने के पहले मैं यहाँ पर इतना ही पूछ रहा हूं, आप लोगों को अपनी फ्रेम में से बाहर निकलना है। ट्राई टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, ट्राई टू डू आउट ऑफ बॉक्स। इसके लिए अपनी जो मानसिकता है, आज माँ को पूछे बिना बच्चे को उठा लेता है डॉक्टर, और बिना पूछे 3 वैक्सीन ठोकता है, बीसीजी वगैरह वगैरह। मगर मैं आज आपको कह रहा हूं, आप डॉक्टर को बोल दो हमारे बच्चे को क्या लेना क्या नहीं लेना वो हम डिसाइड करेंगे, वो आप डिसाइड नहीं करेंगे। उनकी सेहत को कैसे ठीक करना, हमारे पास ऑप्शन भी है, स्वर्ण प्राशन, अमृत प्राशन वगैरह ऑप्शन है। आप लोगों को वैक्सीन से इम्यूनिटी का भरोसा नहीं, मेरे पास इम्यूनिटी के सारे रास्ते हैं। और दूसरी भी बात, यहाँ पर जितने भी आज जेंट्स बैठे हैं उसके बीच में बता देता हूँ, 40 साल के बाद जेंट्स और लेडीज को एनुअल हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर कहता है कि पूरे शरीर का बॉडी चेकअप करवाइए। और उस पूरे बॉडी चेकअप के अंदर कैंसर का भी टेस्टिंग आता है, प्रोस्टेट कैंसर का जेंट्स को आता है, लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर का आता है। और 40 साल के बाद डॉक्टर कहता है हर साल, यानी हर साल एक बार मेमोग्राफी बहनों को कराना ही कराना है। आप लोगों को पता ना हो तो मैं बता दूं, मेरी एक किताब है कुछ नया हो जाए, इसके अंदर टेस्टिंग का खेल, आजा फंसा जा की जेल। जो टेस्टिंग करवाने जा रही है, कैंसर का टेस्टिंग कराने जा रही है, वो महिला वो कैंसर की गिफ्ट लेकर आ रही है, उनको बेचारी को खुद को ही पता नहीं वो कैसे, उसका पूरा डिटेल में। और डॉक्टर बीआरसी ने तो चैलेंज लगाई है, मेरी बातों को झुठला दो 10 लाख रुपए का इनाम ले जाओ। आज यहाँ पर ओपन वे में चैलेंज कर रहा हूं, ये बात उन्होंने ओपन फलक पर बताई है। आप लोग जितने टेस्टिंग कराएंगे उतने फंस सकते हो। ये पूरी मेडिकल इंडस्ट्री है, मेडिकल साइंस का कोई विरोध नहीं है, मेडिकल इंडस्ट्री का विरोध है, और आप सब उसके ग्राहक बन रहे हो। इसलिए फालतू में ये नेचुरल इम्यूनिटी, लास्ट दृष्टांत देकर प्रवचन पूरा कर रहा हूं। श्री कृष्ण जी भोजन करने के लिए बैठे थे, और वैकुंठ में रुक्मिणी जी वहां पर आई, भोजन परोस रही थी, और अचानक श्री कृष्ण जी खड़े हुए, भागे बाहर। जैसे ही बाहर भागे, कहां जा रहे हो? मेरे भक्त को किसी ने घेर लिया है और वो लाठी से हमला करने वाले हैं, मेरे भक्त ने मुझे पुकारा है, मैं जा रहा हूं। और जैसे ही बोला श्री कृष्ण जी, थोड़ी देर के बाद आऊंगा, और वहां पर तुरंत ही, थोड़ी देर क्या 5 सेकंड के अंदर वापिस आ गए। क्यों? आपके भक्त को किसी ने बचा लिया, आप तो नीचे गए ही नहीं हो और आप सीधे ही आ गए। क्या वो लोग चले गए लाठी वाले? तो क्या नहीं, मेरे भक्त ने हाथ में पत्थर उठा लिया। अब उसे श्री कृष्ण की जरूरत नहीं है, उसे पत्थर पर भरोसा है। अब मुझे जाने की जरूरत नहीं, उसका भरोसा पत्थर पर है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो नेचुरल इम्यूनिटी है, वो नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल डैमेज कंट्रोल सिस्टम है, वो नेचुरल डैमेज कंट्रोल सिस्टम जो है वो श्री कृष्ण के स्थान पर है। जब आपको कोई रोग अटैक करता है, कोई वायरस अटैक करता है, कोई इंफेक्शन लगता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो बॉडी की जो नेचुरल सिग्नल सिस्टम, नेचुरल बॉडी क्योर करने की जो सिस्टम है, डैमेज कंट्रोल इम्यूनिटी, वो सीधी सहाय के लिए दौड़ती है। जैसे आप दवाइयों के पत्थर ले लेते हो तो वो अपनी इम्यूनिटी जो वो शांत बैठकर साइड पर हो जाती है। आपको दवाई पर भरोसा है, आप दवाइयां लेते रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज इतनी दवाइयां से, 2 दवाइयां से काम होगा, कल 4 दवाइयां, फिर 40 दवाइयां भी आपको काम नहीं करेगी, क्योंकि आपने अपनी नेचुरल इम्यूनिटी तोड़ डाली है। जिस किसी को इंटरेस्ट हो, बाहर 12 किताब का सेट
अभी तक 12 किताब का सेट आया नहीं था, क्योंकि नेल्लोर और गंटूर वाले ने इतनी किताब खरीदी कि विजयवाड़ा के लिए बची नहीं थी। वहां स्पेशल अहमदाबाद से मंगवाई, जो है वो फैक्ट बता रहा हूं, ये फैक्ट बता रहा हूं, और इसीलिए कह रहा हूं आहार कार्ड नाम की किताब भी बाहर है, सिंगल लेनी है तो सिंगल भी मिलेगी, और 12 किताब के सेट में भी सारी किताब आ जाएगी। तो 12 किताब का सेट भी बाहर अवेलेबल है, 1500 रुपए का सेट 900 रुपए बाहर है। मगर सिंगल लेनी हो तो आहार कार्ड में जिससे तपस्या नहीं होती है, आइंबिल उपवास एकासन भी करना भारी पड़ता है, उनके लिए 3 आर्टिकल ऐसे, वो हंसते हंसते, मान लो 3 टाइम खाते खाते वो अम्बेल कर रहे हैं या तो उपवास कर रहे हैं, ऐसा फील करेंगे। ऐसी किताबें आहार कार्ड बाहर मिल जाएगी। कुछ तीखा हो जाए, गुंटूर की मिर्ची यहाँ पर लेकर आए हैं, कुछ तीखा हो जाए, और यहाँ पर ऐसे तीखे आर्टिकल है, कभी समाज के खिलाफ, कभी गुरु के खिलाफ, कभी मेरे जैसे के खिलाफ, कभी माँ बाप के खिलाफ, या कभी मीडिया के खिलाफ, या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। इसके अंदर लेख लिखे हैं, जिस किसी को पढ़ने का इंटरेस्ट हो। प्रश्न मजेदार, उत्तर शानदार, ये किताब भी यहाँ से अवेलेबल है 12 किताब के सेट में। दीक्षा के बारे में सारे प्रश्नों के उत्तर है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 100 से 125। और दूध का दूध पानी का पानी, ये गाय के ऊपर अत्याचार के नाम से दूध बंद करवा रहे हैं, दही बंद करवा रहे हैं, घी बंद करवा रहे हैं, विगनिज्म अपना रहे हैं। जो लोग विगनिज्म अपना रहे हैं वो कितना खतरनाक रास्ता चुन रहे हैं। उसकी बात दूध का दूध पानी का पानी, डार्क रियलिटी ऑफ वेगनिज्म, मेहुल भाई के उसके 90 मिनट का डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हो। इसके अंदर भी ये दूध का दूध पानी का पानी दिया है। जिना गेट कुछ भी लगे तो मुझे मेरी धर्म प्रेमी संदेश की मैगजीन का मेंबरशिप लेना है, उसमें लेडीज स्पेशल आर्टिकल, ओसीपी, लेमोग्राफी, आईवीएफ, उसकी अंदर की बातें किसी को जानना हो, सैनिटरी पैड, तो आप लोग उसी से इसको मेंबरशिप ले सकते हो। मेंबरशिप लेकर इसको कर सकते हो। अभी 2 दिन प्रवचन है, बराबर समय से आना, 9:15 से 10:30, बराबर है। दोनों दिन एक लास्ट डिक्लेरेशन रह गया, माई तेरी चुनरिया 6 लोग अपने घर पे ले गए और जिसकी लेने की बाकी, इस पर ओपन बुक एग्जाम है 26 अप्रैल को। डिजिटल पेपर आएगा ऑनलाइन, डिजिटल पेपर ऑनलाइन कहाँ आएगा कल डिक्लेयर करता हूँ। जिस किसी के पास होगा वो सब लोग 3 घंटे की एग्जाम सिर्फ राइट डाउन करना है एमसीक्यू के तौर पर, और 75 लोगों को चांदी के सिक्के दिए जाएंगे, 75 विनर्स को। जिस किसी को माई तेरी चुनरिया 100 की 20 रुपए में बाहर मिल रही है। हाँ, रात को प्रोजेक्टर, रात को प्रवचन प्रोजेक्टर के ऊपर साथ में रहेगा। वंदन Pachkan. Shami Namaskaro Bhakti Uttamanika Nisyaya Madhyanantami. Shami Namaskaro Bhakti Uttamanika Nisyaya Madhyanantami. Shami Sukha Sharira Sukha Sharira Swami Shakacharya Mahatmani Bhagat Bhagini. Shami Namaskaro Bhakti Uttamanika Nisyaya Madhyanantami. Shami Sukha Bhagat Bhagini Vidya Raya Sham Kamini Raya. भगवान पसाईगिरी बचकान न्यास क्लासो जी आईटी लेकास्टो व्यास्टो 60 बार से सर्व मगर नागरिक सर्व ज्ञान कारण सर्व धर्माणाम